हेलो दोस्तों। आज हम मूल विधि का सीआरपीसी आईपीसी जो हमने कंप्लीट की थी उसके जो पिछले सालों में पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न पुलिस की परीक्षाओं में, यूपीएसआई में और भी जो भी मोस्टली यूपीएसआई के ही क्वेश्चन हैं ये। तो पिछले वर्षों में जो भी पूछे गए हैं जैसे 2018, 2014, 2011, 2018 में तो नहीं हुए, 2017 वाले पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं 2014 में आए थे, 2011 में और 2017 में मोस्टली, और 2014 के भी 11, 14, 17 इन 3 सालों को ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो आइए डिस्कस करते। क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी अधिक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए, पर आपको देखना है। करीब 90+ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो सीआरपीसी आईपीसी दोनों चैप्टर से इसमें क्वेश्चन है। आईपीसी पहले मैंने आपको कराई है, आईपीसी फिर सीआरपीसी कराई है, तो दोनों के क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। विधि को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? विधि को मुख्यतः कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन सा मौलिक विधि के अंतर्गत शामिल है? कौन सा मौलिक विधि के अंतर्गत शामिल है? भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, संपत्ति हस्ताक्षर अधिनियम, सभी की सभी सभी शामिल। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया विधि है? कौन सी प्रक्रिया विधि है? तो दंड प्रक्रिया संहिता ये भी विधि में आती, सिविल प्रक्रिया संहिता ये भी विधि में आती, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये भी सिविल में आती। आपके सिलेबस मैंने ये पढ़ाया है, ये भी पढ़ाया है, ये नहीं था आपके सिलेबस में, पर ये भी आता है। उपरोक्त तो सभी। इनमें से कौन से अपराध के मूल तत्व हैं? कौन से अपराध के मूल तत्व हैं? अपराध के मूल तत्व कौन से माने जाते हैं? तो इंसान के द्वारा किया गया हो, आपराधिक इरादे से किया गया हो, कोई अवैध कार्य या चूक हुई हो, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन और संपत्ति का को चोट पहुंचाना, ये सभी के सभी हैं। अर्थात सारे सारे ऑप्शन इसी में हैं। ये व्याख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला 5वां नंबर, किसी भी प्रकार के अपराध को किए जाने की कितनी अवस्थाएं होती हैं? किसी अपराध को किए जाने की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, मैंने आपको पढ़ाई थी ये सारी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों लिखी हैं, आप देख सकते हैं। आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ पुस्तक की रचना किसने की थी? किसने की थी? C.S. केनी। व्याख्या भी दी हुई है यहाँ पे। पुस्तक C.S. केनी द्वारा लिखी गई, वर्ष 1902 में लिखी गई है। प्रकाशन पहली बार 1962 में हुआ। भारतीय दंड संहिता 1860 कब लागू लागू हुआ था? ये कब लागू हुआ था? 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1862 में। भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? बताओ, भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं। देखो, पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी रूप में आधारित है? तो कौन कौन से देशों के उसी रूप में आधारित है? सिंगापुर की है, ब्रुनेई की है, श्रीलंका, तीनों की है, तीनों की है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 में निम्नलिखित किससे, धारा 1 का किससे संबंध है? तो संहिता का नाम एवं प्रवर्तक का विस्तार, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता का कौन सी धारा भारत के बाहर किए गए अपराधों के मामलों में दंड दिए जाने के संबंधित है? दंड दिए जाने से संबंधित कौन सी धारा है? तो धारा नंबर कौन सी इसे संबंधित है? धारा नंबर 3। भारतीय दंड संहिता 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 में पुरुष शब्द घोतक है। पुरुष शब्द जो जन्मजात से क्या हो? जन्मजात से ही क्या हो? बालक रहा हो। पुरुष शब्द उसी के लिए। ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। स्त्री भी इसका, स्त्री भी के लिए भी इसे जो जन्मजात से कर रही हो, स्त्री रही हो। 13 नंबर, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारत के राज्य क्षेत्र अभिप्रेत से संबंधित है? कौन सी धारा इससे संबंधित है? धारा 18।
हालांकि ये धारा वाले क्वेश्चन आते नहीं जल्दी से, क्योंकि धाराएं बहुत सारी हैं, रटने बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस दायरे में रखना चाहिए? अनुमोदन के, संज्ञान के, कलह के, बेईमानी के? बताओ किस दायरे में रखना चाहिए? बेईमानी के। ठीक है, आप व्याख्या पढ़ सकते हैं आप। कौन सी धारा? भारतीय दंड संहिता सामान्य आशय को परिभाषित, सामान्य आशय की परिभाषा किसमें, किस धारा में? धारा 34 में। बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पररवाद किससे संबंधित है? ये सामान्य आशय से संबंधित है। धारा 40 किससे संबंधित है? धारा 40 में क्या है? अपराध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मना स्थिति मेंस रिया से संबंधित है? मेंस रिया से कौन संबंधित है? तो यहाँ पे देखते हैं, तो मेंस रिया से हार्डिंग बनाम प्राइस, आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम, ये सारे के सारे संबंधित हैं। ठीक है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 से किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा का 53 का संबंध है दंड से। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। भारतीय दंड संहिता 53 कितने प्रकार के दंड है? धारा 53 में कितने दंड से संबंधित है, लेकिन कितने प्रकार के दंड है? तो 5 प्रकार के दंड है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। ये देखो पांचों दिए हैं यहाँ पे। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, ये सारे दिए हुए हैं, देखो। चलो, पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला दिया गया था कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक ही क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा? एक ही क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये बी ऑप्शन सही है, मुथुराम लिंगम बनाम राज्य। भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में कौन सी धारा मृत्युदंड से संबंधित है? कौन सी धारा मृत्युदंड से संबंधित है? धारा 121, 305, ये सारी की सारी संबंधित, ये सारी मृत्यु से संबंधित धाराएं लिखी। डी ऑप्शन सही है। राम ने एक अपराध किया, उसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपए का जुर्माना था। कितनी सजा थी? 40 रुपए का जुर्माना था। ठीक है, लेकिन वह इस रात को भुगतान नहीं कर सकता। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने की सजा हो सकती है? कितने महीने की कैद हो सकती है? तो अधिकतम कितने महीने को हो सकती है? अधिकतम यहाँ पे 2 महीने को हो सकती है। ठीक, इसका ये क्वेश्चन कराए हुए मेरे, इसके कॉन्सेप्ट सब कराए हैं मैंने, यहाँ पे ले सकते हो। या जुर्माना 50 रुपये तक का हो तो 2 माह, जुर्माना 100 रुपये तक का हो तो 4 माह, जुर्माना 100 से अधिक रुपए का है तो 6 माह तक का कारावास। भारतीय दंड संहिता के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा? ये एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। क्या एक छड़ी के लिए 1 वर्ष, तो 50 छड़ी मार दिया तो 50 वर्ष का कारावास? ऐसा नहीं है, हमने बताया था आपको। जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है, ए वाई को भी पीट देता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। बताओ, पहला तो गलत है, ऐसा नहीं होता। उतनी सजा के लिए उतनी ही, जैसे कोड़े मारने की सजा जैसे 1 वर्ष है तो 1 ही वर्ष मिलेगी। अब जैसे 1 गोली मारे चाहे 10 गोली मारे, 1 गोली में उतनी मर जाएगा, 2 गोली, 10 गोली, अब 10 गोली मार के हत्या की है तो का सजा फांसी से ज़्यादा हो जाएगी? ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन सा, दोनों कोड क्या सही है? दोनों कोड क्या सही है? नहीं, पहला गलत है, दूसरा सही है, अर्थात केवल 2 सही, दूसरा सही है। ठीक है, दोनों के लिए उत्तरदायी होगा, ये व्याख्या यहाँ पे दी है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय साधारण अपवाद से संबंधित है? इसमें किसके अंतर्गत आने वाले अपराधों को दंड से मुक्त रखा जाता है? तो अध्याय 4। अध्याय 4
बी ऑप्शन सही। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? फिर से देखो कौन सा निष्कर्ष सही है, मैं पढ़ता हूँ। ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो गया, मनोरंजन के लिए राजी हुआ। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से, कोई मंशा खराब नहीं तो उसकी, बी को बुरी तरह घायल कर देता है। बिना किसी बुरी मंशा से मतलब घायल करना नहीं चाहता, मजाक मजाक में ही घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है। अब कह रहा ए ने क्या अपराध किया है? बी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था, कोई दारू पिए था, कुछ भी कहा, ड्रग्स वगैरह ले रखा था, जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उसने शराब क्या ली थी? अपनी मर्जी से मादक पदार्थ का सेवन। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझ कर कि उसके हाथों बचा रहा हो, पी ने क्यू की हत्या कर दी। ठीक है, पी ने कोई अपराध नहीं किया। क्या ये सही? क्या ये सही? तो आइए आसान देख लेते हैं। दोनों गलत है, दोनों सही नहीं है, इसमें दोनों गलत है। व्याख्या दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार है। अपने शरीर के प्रति अपराध के प्रति रक्षा, दूसरे के शरीर के प्रति रक्षा, चोरी लूट अपराध के प्रति रक्षा, ये सभी सही है। ठीक है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित? शरीर से, संपत्ति से, कहाँ से? संपत्ति शरीर दोनों से, संपत्ति शरीर दोनों से। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। राम गुस्से से श्याम को मारने के बाद श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 97। इसकी व्याख्या प्रश्न नंबर 28 में। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? कौन से मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य पर। ठीक है, आत्मरक्षा लागू नहीं होती। अब लोक सेवक कोई अधिकारी आ गया, आपको मार पीट रहा है, ये आप पर बंदूक ताने हैं, तो क्या आप उसे भी दगा देंगे आत्मरक्षा में? ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आत्मरक्षा से है? इसका संबंध आत्मरक्षा से, जगदेव बनाम स्टेट बात, जगदेव बनाम स्टेट बात। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष सही है? कौन सा निष्कर्ष सही है? तो यहाँ पे देखते हैं। 6 वर्ष के एक बच्ची ए ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से घायल हो चुका है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है। पी ने क्यू को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। अच्छा, उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। बताओ, क्या अपराध नहीं किया है? तो देखो 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 देखो, बात निष्कर्ष से देखो। भारतीय दंड संहिता के धारा 82 के तहत 7 से वर्ष कम की से द्वारा किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा। अतः ए ने कोई अपराध नहीं किया, अतः पहला निष्कर्ष सही है। धारा 85 के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जो अपनी इच्छा के विरुद्ध विरुद्ध मतता होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में सक्षम नहीं है, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अतः पी ने आर की हत्या कर दी, पी ने कोई अपराध नहीं किया, और निष्कर्ष बी दो सही, इसलिए विकल्प बी सही। विकल्प बी सही, विकल्प बी अर्थात दोनों सही, दोनों में अपराध नहीं। निम्नलिखित में किस केस में स्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? किस केस में? आर बनाम कैन नाटम, पहला ऑप्शन सही। भारतीय दंड संहिता किस धारा के आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया? किस धारा को आपराधिक षड्यंत्र में परिभाषित किया? धारा 120 का में। निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में क्या है? दंडनीय। जिसकी तैयारी आईपीसी में क्या है? दंडनीय।
कौन सा अपराध है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन: हत्या, दहेज, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, चोरी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें सी सही हो जाएगा, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा के विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया। किसमें विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? 141 या 146, कौन सा सही है? 141 ही सही है यहाँ पे। अच्छा, जब लोग सार्वजनिक स्तर पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बुलावा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों होने पर ऐसी स्थिति को बलवा कहा जाएगा? बलवा करना अर्थात बलवा कब कहा जाएगा? कितने सदस्य होने चाहिए? 5 या 5 से अधिक? कम से कम 5 सदस्य। कम से कम कितने सदस्य? 5 सदस्य। 39, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 146 को जब कोई गैर कानूनी जनसमूह या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन से तो ऐसे जनसमूह का हर एक सदस्य किसके अपराध में होगा? किस अपराध में आएगा? दंगे में। किसमें? दंगे में आएगा। देख सकते हैं आप इसमें। भारतीय दंड संहिता की इस धारा में दंगा का अपराध की परिभाषा किसमें है? भारतीय दंड संहिता धारा 146। धारा 146 के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव को बोला जाता है। दंगा या बलवा? बलवा को ही दंगा बोल देते हैं। बलवा को ही दंगा बोल देते हैं। इसकी परिभाषा धारा 159 में। धारा 159 में। ठीक है, देख सकते हैं आप सारी परिभाषाएं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड का प्रावधान है? किस अपराध के लिए मृत्युदंड है? तो यहाँ से 122 सरकार के विरुद्ध छेड़ने के उद्देश्य से आराम जमा, ये गलत है, इसके लिए नहीं है। झूठे सबूत गढ़ना, इसके लिए। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, हाँ, केवल बी सही है। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? कौन जुर्माने से संबंधित है? तो ए अध्याय 11(5). भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में संबंधित है? धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में कौन सी धारा संबंधित है? सारी की सारी, 295, 296, 298, ये सभी के सभी। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा दी गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। मिट्ठू, ऑप्शन बी सही, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। ये देख सकते हैं, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है? असंवैधानिक करार कौन सी धारा की गई है? धारा 303। धारा 303, दहेज लेना और देना किसी विधि के अंतर्गत अपराध है? किस विधि के अंतर्गत अपराध? दहेज लेना और दहेज देना। हालांकि मैंने अभी इसे कराया नहीं है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इसे मैं कराऊंगा अभी। दहेज अपराध धारा 304 खा 1 में आती, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की। तो पुलिस उपाधीक्षक स्तर किसके द्वारा विवेचना किसके द्वारा की जाती है इसकी? पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा होने का प्रावधान है? कितने वर्ष? 7 वर्ष। 7 वर्ष।
आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी के किस धारा के हैं? आईपीसी का किस धारा में आत्महत्या के लिए का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में? 306 में, 306 में। ये देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्नलिखित किससे है? 307 का संबंध हत्या के प्रयास से। हत्या के प्रयास से अगर किसी पर हमला कर देते हैं तो आप। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत आत्महत्या के करने का प्रावधान है? 1 वर्ष का कारावास है, जुर्माने का प्रावधान है, धारा 309। राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन सा कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया गया? किस कृत्य को अपराध की श्रेणी से अलग कर दिया गया? आत्महत्या के प्रयास का अपराध। बी ऑप्शन सही है। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना हो, ये गलत है। भारतीय दंड संहिता की धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है, ये भी गलत, अभी मैंने देखा अपराध नहीं है। तो यहाँ पे सही और ऑप्शन कट गए क्या भाई? अच्छा, तो कौन सा सही है ये देखता है। सी दोनों सही। सी मतलब दोनों सही। 53। हाँ भाई, दोनों सही। केवल राजाजी होना, हाँ दोनों सही। सी ऑप्शन सही। व्याख्या देख सकते हो। केवल राजी नहीं हो जाना ऊपर दंड देने के लिए पर्याप्त है। हाँ, अगर आप किसी दोस्त को करने के लिए राजी भी हो जाते तो भी आपको दंड मिलेगा। आईपीसी की धारा 330 को गहरी चोट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? कितने प्रकार की चोटों को? 8 प्रकार की चोटें। अच्छा, ये 8 के 8 दी हुई है। महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित हमला दंडनीय है। हमला दंडनीय भारतीय दंड संहिता में। एस बरदराजन बनाम स्टेट से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, धारा 363 आईपीसी की। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 371 किन कृत्यों से संबंधित है? 359 से 374 किसे संबंधित है? अपहरण, बहला फुसला कर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी करवाना। भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड किया जा सकता है? किन अपराधों के लिए मृत्युदंड किया जा सकता है? दोनों के लिए। दोनों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 के विषय में कौन सा है? 375 372 में बलात्कार समूह दूसरे यौन अपराध, बलात्कार सहित यौन अपराध है, सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में नीचे दिए गए किससे संबंधित है? 376 किससे संबंधित? लग गए 376 बलात्कार से, कहना लग गए 376 बलात्कार संबंधित है। ऑप्शन बी सही। भारतीय दंड संहिता के 377 किससे संबंधित है? 377 किससे संबंधित है प्यारे? प्रकृति विरुद्ध अपराध या अपराकृतिक यौन अपराध। प्रकृति विरुद्ध अपराध करना है, चाहिए यौन में सेक्स कर रहे हो, मुंह में कर रहे हो, उसके एनस में, है ना, ऐसे अपराध, तो अप्राकृतिक अपराध। भारतीय दंड संहिता ऐसे जानवरों से कर रहे हो, किसी पुरुष महिला जीव जंतु जानवर से अप्राकृतिक तौर पे। अच्छा, अब जानवरों से आदमी करने के लिए नहीं बना है, जानवरों से करे डाल रहा है, बकरी से करे जा रहा है, भैंस से करे डाल रहा है सेक्स। 62 का कौन सा? भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के तहत कौन सी चोरी का तत्व सम्मिलित है? संपत्ति चल हो, संपत्ति किसी कब्जे में हो, संपत्ति, ये सारे सही हैं, ये सारे सही। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा हत्या सहित डकैती से संबंधित है? हत्या सहित डकैती से संबंधित है, धारा 396। हालांकि धारा वाले क्वेश्चन आते नहीं। 405 से 509 में किसके संबंधित? 405 से 409 किससे संबंधित? आपराधिक न्यास भंग, शरारत, जबरन वसूली, छल,
किससे संबंध आपराधिक न्यासभंग, ये ऑप्शन सही है। 415 से 420 किससे संबंधित है? धोखाधड़ी से। किससे संबंधित है? धोखाधड़ी। सी ऑप्शन सही है। छल की सजा का समय आईपीसी किस धारा है? छल किस धारा में आती है? तो 417 में आती है। किस में आ जाती है? 417 में आती है। किस में आ जाती है प्यारे? 417 में। डाट 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 मामला द्विविवाह से के अपराध निजता के कानूनों और देश के समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यक और बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तन होने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। किस केस में ऐसा? तो डी ऑप्शन सही है। सरला मुदगल बनाम भारत संघ, पढ़ लीजिएगा आप। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के अपराध के दंड का प्रावधान है। मानहानि के लिए कितने दंड का प्रावधान है? 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों। अब क्वेश्चन आएंगे सर, आईपीसी क्वेश्चन खत्म हो गया, अब दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है। भारतीय दंड संहिता के संबंध में कौन सा युग्म सत्य है? कौन सा सत्य है? इसमें छल मतलब ये सारी की सारी धाराएं दी हुई हैं और अपराध दिए हुए हैं। कौन सा सही है? सारे सही है। यहाँ पे सारे सही, अर्थात सी ऑप्शन सही है। 19 कब लागू हुआ दंड प्रक्रिया संहिता? कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1974 में लागू हुआ था। दंड प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं? 511 है। 500 सॉरी दंड प्रक्रिया संहिता में 484 धाराएं, 484 धाराएं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C अर्थात टूगा में क्या परिभाषित किया गया है? टूगा में किसकी परिभाषा है? संज्ञेय अपराध की। सत्य कथन चुनना है। उच्च न्यायालय में अभिप्रेत है कि किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय संज्ञेय अपराध में ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। दोनों सही है, उपरोक्त तो दोनों। दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 2 में किसका परिभाषा है? 2 में किसकी परिभाषा? अन्वेषण। किसकी है? अन्वेषण। दंड प्रक्रिया संहिता 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन अथवा कितने वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है, 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष अर्थात बी ऑप्शन सही है। लोक अभियोजक निम्नलिखित में किसके अधीन कार्य करता है? लोक अभियोजक किसके? सी डीजी प्रोसिक्यूशन, सी ऑप्शन सही। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कारावास कारावास के दंड की सजा दे सकता है। कितने से अधिक दे सकता है? 7 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र बल के सदस्यों की गिरफ्तारी के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? कितने? 45। कितने? बी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में किसको गिरफ्तार होने से बचाने की दिशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त है? पुलिस को मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त है। मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में, आजीवन कारावास से अपराध की दशा, दोनों सही है। दोनों सही है। सीआरपीसी से ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे गए 2017 में। एक फरार अपराधी वह होता है जो जिसके विरुद्ध धारा 22 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी है। ठीक है। मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया है। एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय पुलिस महिला को उसके पति ने वर्ष 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने आगे
बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए गए थे। कौन सा केस था भैया? कौन सा केस था? शाह बानो, शाह बानो। ठीक है, देख लेना भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 125 खा के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से माता पिता भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है? माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण के लिए सक्षम नहीं है, तो केवल पुत्र पुत्री दोनों होते हैं जिम्मेदार। अच्छा, ऑप्शन सी सही है। भारतीय अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय अथवा असंज्ञेय, जमानती अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण कौन करता है? पुलिस लिबरेशन, साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता? दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा किया जाता है। अच्छा, डी ऑप्शन सही। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में संज्ञेय अपराधों के लिए जाने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? किस धारा के अंतर्गत? धारा 151 के अंतर्गत। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना केवल संज्ञेय अपराध से होती। ठीक, बी ऑप्शन सही है। कितने वर्ष के बालक या बालिका साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? कितने वर्ष से अगर कम है तो उनका वो जो गवाही देंगे उनके निवास स्थान से ही होगा। 81, सॉरी, मतलब कि 15 वर्ष से कम के हैं तो। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में यह प्राविधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी के अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा उसका, जो भी देगा। बी ऑप्शन 162, जो भी गवाही लेते हैं लिखते हैं तो उसमें हस्ताक्षर नहीं कराते हैं ना उसके। ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्राविधानित किया गया है? अभियोजन किसमें है? सी ऑप्शन सही है, 198 में। 198 में देखा होगा आपने, 2017 में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ये चीज़ देखा कि नहीं देखा? दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट में अभियुक्त को वैवाहिक हाजिरी में अभिमुक्त दे सकता है? कौन सी धारा? धारा 1/205 के तहत। संक्षिप्त विचारण में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सजा दी जा सकती है? 3 माह से अधिक नहीं, बी ऑप्शन 6 माह से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, अगला है 2 वर्ष से अधिक नहीं, डी ऑप्शन है 2 वर्ष से अधिक नहीं। तो 90 का ए ऑप्शन सही, 3 माह से अधिक की सजा नहीं दी जा सकती। आखिरी पेज है ये। भारतीय दंड संहिता 1973 में कौन सा कथन सत्य है? अध्याय 16 मजिस्ट्रेट सम्मत कार्यवाही के प्रावधान प्रारंभ से है, 21 है संचित विचारण से संबंधित, 21 का है सौदा अविवाद के संबंधित। क्या सभी सही है? तो हाँ, सभी सही है। ठीक है। 92 अध्याय 25 किसी से कौन सा सही है? सही सुमेल कीजिए, कौन कौन से सही है? अध्याय 25 से किससे संबंधित है? अध्याय 25 बताओ किससे संबंधित है? अध्याय 25 किससे संबंधित है? तो अध्याय 25 पहले से ही सही है, विकृत अभियुक्त व्यक्ति से संबंधित है। अध्याय 26 किससे संबंधित है? न्याय प्रशासन संबंधित है। अब न्याय प्रशासन सी ऑप्शन से संबंधित है। तो पहले का ए सही है और दूसरे का 3 सही, बी का 3 सही है। बी का 3 किस में? बी का 3 सिर्फ सी ऑप्शन में, अर्थात सी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही। तो सी का 2 सही हो जाएगा, 27 का निर्णय से संबंधित हो जाएगा, 29 का अपील से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है। 93 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 का प्रवर्तन में कब अर्थात कब लागू हो? 1 सितंबर 1882 में, 1 सितंबर 1882 में लागू। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। सत्य और निश्चित। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य और निश्चित कथन प्रामाणिकता को सुव्यवस्थित करता है। कैदी निष्ठात अधिनियम की धारा 4 और व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट करते हैं। अच्छा,
तो ये थे हमारे आईपीसी सीआरपीसी क्वेश्चन। आईपीसी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीआरपीसी क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ये हमने जाना आज। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपको मोटा मोटा आइडिया करेगा आपको किस लेवल का पढ़ना है, किस लेवल का नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। पहली दफ़ा आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा मूल विधि और संविधान का, भरोसा रखिए। ठीक है, अभी पेपर होने वाले नहीं, वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, दोबारा सेकेंड स्टेज चल रही है, तो अभी कुछ होने वाला नहीं है। जुलाई अगस्त सितंबर तक जाएंगे पेपर, इसके पहले नहीं होने वाले। तो थैंक यू सो मच, चैनल में आए हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं ज्ञानेंद्र आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।